हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग एक बुक है जो कि मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे लिखी गई एक ऐसी बुक है जिसको आप पढ़ेंगे ना तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं कि जो आपको मतलब कभी अगर आपको लॉस हो रहा है तो जो फियर या एंगर या आपको अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है उन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल है ना। बेसिकली ट्रेडिंग में ना, जब तक आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं होगी सही, जब तक आप अपना दिमाग नहीं सही करेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग। इस बुक से आपको बहुत कुछ सीखने वाले को मिलने वाला है। पूरी बुक कवर करेंगे हम और वर्ड बाय वर्ड इसकी समरी करेंगे ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाए एंड आपकी ट्रेडिंग काफ़ी बेटर हो जाएगी इस बुक को पढ़ने के बाद। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। अभी तक जो हमने कवर कर लिया चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, इसकी थोड़ी सी समरी रखेंगे ताकि जो लोग नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 3 पर। चैप्टर 1 और 2 हमने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन फिर भी हम एक समरी करेंगे। जैसा कि ऑथर ने कहा था कि योर गोल इज़ टू मेक मनी बट समथिंग इज़ गेटिंग इन योर वे। मतलब हम ट्रेडिंग में आते हैं एंड हमारा जो मेन मकसद है वो तो यही है कि पैसा कमाना, बट कुछ ना कुछ वजह से कितनी भी स्ट्रैटेजी हमने यूज़ कर ली, वी स्टिल लूज मनी व्हेन यू शुडंट। और इवन इफ़ यू कंसिस्टेंटली मेक मनी यू लीव प्रॉफिट्स ऑन द टेबल। द क्वेश्चन इज़ वाई, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि आप जो है उस ट्रेडिंग में सही से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो। जैसा आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो। आगे ऑथर कहते हैं आप मीडियोकर ट्रेड सेटअप, मतलब फोर्स कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग को, बिना मतलब के पूरे दिन ट्रेड करते रहते हो, कुछ सेटअप नहीं होता, फिर भी आप ट्रेड करने लग जाते हो। हेजिटेट करते हो, जब राइट एंट्री आती है वहाँ पर आपको हेजिटेशन होता है, जल्दी एग्जिट कर जाते हो, मार्केट अप एंड डाउन में चेस करने लग जाते हो, थोड़ा सा ऊपर गया फिर सेल कर दिया, नीचे आया बाई कर लिया, फिर एकदम से फंस जाते हो। मूविंग अ स्टॉप टू सून, आपने बाई किया और स्टॉप लॉस इतना टाइट लगा रखा है और स्टॉप लॉस को मूव करते जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चली जा रही है। मूविंग योर प्रॉफिट टारगेट बिफोर इट हिट्स, मतलब आपने टारगेट तो रखा था कि मैं प्रॉफिट यहाँ बुक करूंगा, लेकिन आप अपना प्रॉफिट जल्दी बुक कर ले रहे हो। टॉकिंग योर सेल्फ आउट ऑफ अ गुड ट्रेड, अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक ट्रेडर को फेस होती हैं जब वो स्टार्ट करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी। पहले अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह सारा कुछ बनाने के बाद भी उसको ये सारी प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि उसका अपना जो इमोशंस है उसकी वजह से योर इमोशंस गेट इन द वे एंड दे हैव द पावर टू फोर्स योर वर्स्ट इम्पल्सेस, और इसी वजह से आपको मिस्टेक्स हो रही हैं। तो इसी पे ऑथर ने बोला कि आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है, आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जिससे कि आपकी ट्रेडिंग बेटर हो सके और इन इमोशंस को आप कंट्रोल कर सको। उसके लिए भी आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। तो उसी पे आगे अब हम बात करेंगे। आगे ऑथर ने ये भी बताया कि इमोशन फ्यूल्स परफॉर्मेंस, इमोशंस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, क्योंकि इमोशंस की वजह से आप गलत डिसीजन ले रहे हो और उन डिसीजंस की वजह से मार्केट कुछ नहीं कर रही, फिर बाद में आप मार्केट को ब्लेम करके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने इमोशंस में जो फैसले ले रहे हो उनको जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करोगे, तभी जाकर आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। आगे चैप्टर 2 में ऑथर ने बताया कि कैसे जो इमोशंस हैं वो एक अनसीन एनिमी है। अब अनसीन एनिमी का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है, आप ये मानते ही नहीं हो या जानते ही नहीं हो कि आपके इमोशंस की वजह से आपको लॉस हो रहा है, जिस दिन आप ये समझ जाओगे, अपने एनिमी को पहचान जाओगे, उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। यू कांट स्टॉप वॉट यू कांट सी, बिकॉज क्या है, आप नहीं समझ पा रहे, आपको पता ही नहीं कि आपके इमोशंस की वजह से आप ट्रेडिंग में फेल हो रहे हो। मेनी ऑफ यू डोंट रियलाइज दैट योर अटेम्प्ट्स टू करेक्ट और कंट्रोल योर इमोशंस आर मिस टाइम्ड सो बैडली दे आर ऑलमोस्ट गारंटीड टू फेल। अब होता भी क्या है कि आप इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, वो सप्रेस होता रहता है, एड ऑन होता जाता है, पाइल अप होता है और अचानक से एक दिन फटता है, और जिस दिन फटता है आपको पूरे 3-4 महीने का प्रॉफिट एक दिन में आप गंवा देते हो और लूज़ कर जाते हो। तो इसलिए ज़रूरी है
कि फेल होने से अगर आप बचना चाहते हो, पहले अपने इमोशंस को समझो कि वो ट्रिगर कैसे होते हैं। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अपने पैटर्न को समझना है कि कब मुझे ऐसा कुछ लॉस हो रहा है, मैं क्या गलती ऐसी कर रहा हूँ कि जिससे मेरा जो इमोशंस हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप ट्रेडिंग में आते हो और रोज़ जब आपको लॉस होता है या आप कोई गलती करते हो, तो उससे जो इमोशंस हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। मतलब आपके ऊपर एक बैगेज क्रिएट होने लग जाता है, एक प्रेशर माउंट होने लगता है और एक दिन वो फटता है। ये एक्यूमुलेटेड इमोशंस ही ये ओवर वीक्स या मंथ्स या ईयर्स के बाद एक तरीके से स्टॉक पाइल हो जाते हैं और उसके बाद ये एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होते हैं और आप पूरे का पूरा अकाउंट जो है वो ब्लो कर देते हो। ऑथर कुछ साइंस बताते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि अगर ये आपके अंदर हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो इमोशंस है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। पहला, इज योर रिएक्शन टू सर्टेन इवेंट्स डिसप्रोपोर्शनेट एंड आउट ऑफ लाइन विथ व्हाट यू थिंक इज रीजनेबल। मतलब कुछ ऐसा हुआ मार्केट में, उसके बाद आप एकदम ओवर रिएक्ट कर जाते हो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपका एक्यूमुलेटेड इमोशंस है। आर यू मेकिंग मिस्टेक्स दैट आर सो बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हो आप। डू यू फाइंड इट हार्डर एंड हार्डर टू सेटल डाउन एंड ट्रूली रिलैक्स एट द एंड ऑफ द डे। जब डे एंड हो रहा है तो आप रिलैक्स्ड नहीं हो, आप ना फिर भी परेशान हो। आर यू हैविंग ट्रबल फॉलिंग स्लीप एट नाइट और यू वेकिंग ड्यूरिंग द नाइट विथ थॉट्स स्वर्लिंग। अगर रात में आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही या रात में बीच में अचानक से आपकी नींद खुल जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप ओवर रिएक्ट कर जा रहे हो जल्दी। तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है या फिर ये इमोशंस जो हैं ये पाइल अप हो रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें एक तरीके से समझना है और उसके बाद उस पे काम करना है। आगे ऑथर कहते हैं कि देखो, एक तो चीज़ है कि रिकॉग्नाइज करना, मतलब पहले तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे इमोशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जिससे कि मेरी ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक बार अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ, मेरे में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पहले तो आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, अब आगे हमें क्या करना है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, ताकि इन इमोशंस को जब हम सॉल्व कर लेंगे कि कैसे इन इमोशंस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, तब जाकर हमारा जो सक्सेस हमें तभी मिल सकती है। अब हम आ गए हैं चैप्टर 3 पर, जो कि है फाइंड द रूट ऑफ योर प्रॉब्लम। जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता चलेगा तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पहले तो अपने इमोशंस का रूट कॉज जाना है। Truth, more precisely, an accurate understanding of reality is the essential foundation of producing good outcomes. मतलब एक बार आप जब तक आपको ट्रुथ से समझ जाओ कि सच्चाई क्या है, तब जाकर आपको रियलिटी का अंडरस्टैंडिंग होगा एंड उसकी वजह से आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो जब आपको सच में सच्चाई पता चल जाए। Have you already tried to fix your mental game problems? If so, you are like many of my clients. You have likely read books, talked with other traders, and tried a number of things to stop emotions from interfering with your trading. And despite your best effort, you have been unsuccessful. मतलब आपने बहुत एफर्ट्स कर दिए लेकिन फिर भी आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो। बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारे लोगों से, ट्रेडर से बात करी। Here is an analogy that may help explain why you are still struggling. If you had a toothache that wouldn't go away, you wouldn't think the solution was to just keep brushing your teeth. मतलब अगर आपके दांतों में दर्द है तो ब्रश करने से तो नहीं जाएगा। You would go to a dentist and get an X-ray so you would know what was really going on. Only once you knew what was really going on based on the examination and the X-ray would you know how to fix the problem. You need a root canal. बेसिकली जब तक आप एक्सरे नहीं कराओगे, रूट कॉज पे नहीं जाओगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे रूट कनाल कराना है, तब जाकर आपको समझ आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी है। इट्स इसेंशियली द सेम विथ सॉल्विंग योर मेंटल गेम प्रॉब्लम्स।
मतलब हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम है उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। एट दिस पॉइंट यू हैव लर्न दैट इमोशंस आर सिग्नल ऑफ हिडन फ्लॉज। मतलब इमोशंस एक तरीके के सिग्नल है। You have also learned how to map the pattern in which those flaws appear. But we haven't yet examined the root of the problem. What's more, we also need to look deeply into how you have been trying to improve as a trader. Put another way, it's not just that you have a toothache, the way you have been brushing your teeth is a problem. मतलब ठीक है कि आपको टूथेक हुआ, आपने रूट कनाल कराया, लेकिन आगे आपको दूसरे दांतों में भी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप किस तरीके से ब्रश कर रहे हो, क्या वो तो रीज़न नहीं है। दैट्स व्हाट्स लेड टू द नीड फॉर अ रूट कनाल। तो ये होता है रूट कॉज। The mental game system uses some unique approaches to X-ray what's going on so you can fix the problems at the root. First, we'll look at your day-to-day learning process to find the inefficiencies that may be causing emotion volatility. Ineffective learning is the cause or partially to blame for a huge number of mental game problems, regardless of your level of expertise. This content tends to surprise my clients, but once they dig into it, they find it invaluable. मतलब ऑथर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके डेटा को एनालाइज किया है उन्होंने, और उसके बाद वो सारे सरप्राइज हो जाते हैं जब उनके सामने रिजल्ट्स आते हैं। तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे जब ये बुक आप पूरी ख़त्म करोगे। देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा बुक अगर आपको पूरी पढ़नी है तो। You are going to realize that the ways you have been learning can improve with a more reliable structure and a core concept, the inchworm. This concept gives you a visual representation of the learning process, so you can test how well you are learning and identify flaws holding you back. When it comes to actually how to learn, there is a wide variation in the organization and approach traders use and how effective they are. Regardless of where you sit in that range, by making a more organized and dynamic approach to how you learn, you can maximize the efficiency of your learning process by avoiding the most common pitfalls. Become more emotionally stable. Develop greater consistency through the ups and downs in your results. Create new ways of evaluating progress and performance that go beyond PNL. Reach the zone more consistently. Become more adaptive to a rapidly changing competitive environment. Maintain interest and enthusiasm which prevents plateaus, boredom and burnouts. मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब आप इन सब चीज़ों को सॉल्व कर जाओगे तो आपका लर्निंग प्रोसेस बेटर हो जाएगा, आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स है उस उनमें आपकी कंसिस्टेंसी बेटर हो जाएगी, पीएनएल से आगे बढ़ जाओगे। जो एक जोन होता है जिसमें एक ट्रेडर को रहकर इमोशंस के परे ट्रेड करना होता है, वो आपके अंदर आ जाएगी। तो ये यहाँ पर ऑथर कहना चाहते हैं। सो बेसिकली क्या है, नेक्स्ट चलते हैं कॉमन लर्निंग पिटफॉल्स। अब कॉमन लर्निंग पिटफॉल्स क्या होते हैं? In the course of your lifetime, you have learned everything from how to walk and talk to the requisite trading expertise, such as interpreting a variety of indicators or fundamentals. You had to learn all of it, but how often do you consider the role of learning as it relates to your mental game? If you're like most traders, not often. मतलब जैसे हम चार्ट्स को, प्राइस एक्शन को, एनालिसिस को लर्निंग करके ही सीखिए ना, हमने इंडिकेटर सीखा, उसी तरीके से अपने दिमाग के गेम को भी हमें सीखना पड़ेगा। Yet flaws in how you have been learning are likely contributor to emotional instability. This is a critical concept. When traders know what to truly expect of themselves, they stop fighting against what they think is true and can instead work with the reality of what's actually true. मतलब आपको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है कि क्या एक्चुअल ट्रूथ है। एक बार आपको रियलिटी चेक हो गई तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। Inefficiencies in learning can be hard to spot. Take the common scenario that many traders go through at some point.
transitioning from a demo account or paper trading to the live market. This is an important step that typically happens at the beginning of a career, but it can also occur for some traders when they adapt a discretionary strategy और experiment with a new system. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सिस्टम को चेंज कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें क्या जो डिफ़िकल्टी आ रही है, जो ट्रांजिशन आ रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. Many traders have had the experience of being a star in a demo account only to struggle in the live market. बहुत सारे लोग पेपर ट्रेडिंग में तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं लाइव ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं. They can't execute with the same calm and precision. There is hesitation, uncertainty, and overthinking that didn't exist in the simulator because those results didn't actually matter. It can be easy to misinterpret those signals as fear when the simple explanation is a learning error, failing to understand how to make the transition to the live market. मतलब उनको ट्रांजिशन करना ही नहीं आया कि जो कहते हैं ना कि अगर आप पेपर ट्रेडिंग से लाइव ट्रेडिंग में गए तो उनको लगता है कि मेरे दिमाग की वजह से हो रहा है और मुझे डर लग रहा है इस वजह से हो रहा है, लेकिन क्या है वहाँ पर उनको समझ नहीं आया कि ट्रांजिशन एक्चुअली में होता कैसे है. ये कॉमन एरर है. दिस कॉमन एरर इन लर्निंग हैपन्स इन मेनी परफॉर्मेंस एरिनास. द गोल्फर हु डजंट प्ले एज वेल इन अ टूर्नामेंट एज इन अ प्रैक्टिस राउंड. गोल्फ जब खेलते हैं प्रैक्टिस में तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, बट जब टूर्नामेंट में जाते हैं तो फिर उनकी बैंड बज जाती है. और द न्यू एक्टर हु किल्स इट इन रिहर्सल्स बट कांट डिलीवर ऑन स्टेज. Like many golfers and actors, if you believe the sim and the live market are the same, there is a fundamental flaw in your understanding of performance. I'm making the same trades, it should be no different is a common refrain that highlights this flaw. While the traders may be the same, you are not. बट एक्चुअल में ये ट्रू स्टोरी नहीं है. हमें लगता है कि सेम सेम चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है. वही अब ऑथर आगे बताएंगे क्यों है ऐसा. क्योंकि इन द लाइव मार्केट योर रिजल्ट्स एक्चुअली मैटर. योर मनी इज ऑन द लाइन among other things like your reputation, confidence, and future. That's not the case trading in a simulated market. The truth is there is a gap, and no matter how much you tell yourself to treat the simulator like the live market, they are not the same and never will be. आप पहली बात तो उनको सेम बोलना छोड़ो कि वो सेम है. सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम होते तो आपके रिजल्ट्स भी सेम होते, राइट. Amped up nerves are an inherent part of competing in an intense environment with a great deal online and where you have a lot of learn or prove. This is how the nervous system responds to such situation, and having your nerves stand up helps you learn. Your ability to sense and perceive the environment is heightened thanks to your nervous system. आगे चलते हैं. आगे ऑथर कहते हैं यू absorb more data than normal and this helps to fuel the zone and high level intuition. Pressure and nerves are a vital part of transition. If however you believe they are inherently a problem or that you can't handle the pressure, secondary anxiety will accumulate and that will cause a drop in performance. अगर आप पहले से ही मान के बैठे हो कि मेरे में प्रॉब्लम है और मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, तो भाई फिर तो आपकी परफॉर्मेंस गिरेगी ही. द फ्लॉ हियर इज नॉट दैट यू फील सम प्रेशर और नर्व्स, इट्स एक्सपेक्टिंग योर बॉडी टू रेस्पॉन्ड टू द लर्निंग प्रोसेस विदाउट देम. आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड ही नहीं है और ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो परफॉर्म करे, ऐसा कैसे हो सकता है. To give you a few other examples of learning flaws, let's say you are a seasoned trader who has been trading index futures and recently started trading options. When you make what you assume to be a stupid basic mistake like sizing too large, you get extremely frustrated with yourself. You are a seasoned trader and should know better. मतलब आप कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, ऑप्शंस ट्रेड करने लग जाते हो फ्यूचर्स की जगह,
और फिर बाद में अपने आप को कोसते हो कि मैं क्यों ऐसा किया। फिर ये गलती तो आपकी खुद की है ना। बट रियली द मिस्टेक कुड बी एविडेंस दैट योर नॉलेज फ्रॉम ट्रेडिंग फ्यूचर्स doesn't entirely translate to options. There is still a transition to make and you have to complete the learning process. Or perhaps you didn't realize that high levels of competence can be a buffer against underlying emotional flaws. For example, you sized too large because a series of losing trades triggered anger. मतलब आपको series of losses हुए और आप गुस्से में अपने पोजीशन के साइज को बढ़ा देते हो. This hadn't been a problem for a long time, but the newness of trading options exposed an old emotional flaw. Either way, trading a different market made a basic mistake more likely, but if interpreted the right way, the mistake can be corrected quickly. अब इस चीज़ को अगर आप ढंग से समझ जाओ तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो. Or maybe you tend to overconsume data by trying to learn more and more without fully absorbing it. आप एक चीज़ को ढंग से सीख नहीं पाते, आप दूसरी चीज़ जंप कर जाते हो. उससे होता क्या है? वही चीज़ होता है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आपकी लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग कर्व नहीं कंप्लीट हुई रहती है. You may not realize this flaw can cause your performance to have big ups and downs. Sometimes your sense of the market is spot on, but that happens infrequently. More often, you have varying degrees of confusion, overthinking, and second guessing your moves. There are too many ideas or angles in your head to make sense of. You get frustrated, stressed, and assume the best thing is to take a few days to clear your head. That might work in the short term, but this problem keeps surfacing again and again. The obvious problem is the secondary frustration and stress. So you assume it's a mental game problem. मतलब frustration और stress जो है वो सबसे बड़ा problem है. अब ये mental game ही problem तो है, but it could simply be a basic error in how you are consuming and processing information. ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से आप information को ले रहे हैं वो बड़ी प्रॉब्लम हो. आगे ऑथर कहते हैं, फाइनली व्हेन करेक्टिंग योर प्रॉब्लम्स विद ग्रीड, एंगर, फियर, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, यू मस्ट गो थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस. Too often, traders believe these problems have quick fixes, but just as you can't become a competent trader overnight, you need to go through a learning process to eliminate a mental game problem as well. इसका भी एक लर्निंग प्रोसेस है अगर आप मेंटल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहते हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हो तो. When you think of correcting emotional issues as a learning process, you will be able to recognize process progress and make the necessary adjustments. If you don't take this strategic approach, your expectations are automatically out of sync with reality. Not only are you dealing with the original problem, but you also create secondary layers of anger, fear, low confidence as you attempt to correct your issues. मतलब बात सही है, अगर आप इस चीज़ को सॉल्व नहीं करोगे तो ये लेयर बाय लेयर आपको खाती चली जाएगी और आपका जो लो कॉन्फिडेंस है वो और गहराता जाएगा. You become angry that you haven't yet corrected your anger or lapses in discipline. You worry that your fear isn't getting better fast enough. You lose confidence that you can regain your confidence. मतलब इस बात का भी कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि क्या हमें कॉन्फिडेंस आएगा. Without understanding the learning process, you misread or ignore signs of improvement, causing you to abandon a strategy that's actually working, just not in a visible way to an untrained eye. Many of you fall in this category of having unsuccessfully tried to fix your trading problems. Understanding the learning process removes this layer of complexity and allows you to correctly identify whether your mental game strategy is working or not. In the next section, you will learn about a concept that I created early in my career as I was thinking about how to communicate the learning process to poker players. The inchworm concept.
forms the foundation of an organized and logical structure for learning. For the seasoned traders out there, this theory may be obvious in practice, but many of my clients have found that it illustrates their existing efforts to improve, and this in turn helps them to become more efficient at developing their expertise. तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, उसके बारे में बात करेंगे कि ये इंच वॉर्म कॉन्सेप्ट है क्या। सो इंच वॉर्म कॉन्सेप्ट आगे ऑथर बताते हैं क्या है, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। So the inchworm concept is literally based on the inchworm, a caterpillar that moves in a distinct way. If you have never seen the way an inchworm moves, it starts by stretching its body straight, anchoring the front feet and then lifting up from the back end. It then bends at the middle to bring the two ends close together, anchors the back feet and then stretches its body straight again to take another step forward. An inchworm looks like a bell curve that moves. मतलब सबने देखा होगा, केचुआ बोलते हैं इसको, जो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से घूम घूम के थोड़ा चलता है। ऐसा ही कुछ ट्रेडिंग में भी होता है, ये ऑथर कहना चाहते हैं। एज इट रिलेट्स टू ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, अ बेल कर्व कैन शो the natural variation that exists in your decision making. Think for a moment about the quality of your trading decisions over the last 6 to 12 months or longer if you only make a small number of trading decisions per month. To illustrate a point, let's say you were able to accurately rate the quality of all these decisions on a scale of 100, where 1 represents your worst decisions and 100 are your best, and then plotted them on a graph. What you would see is a bell curve showing the variation in your performance from best to worst, everything in between. This defines your current range of decision making. All the knowledge and skills that you're currently learning exist within that range. Every day you show up to trade, you're bound by your range. There is a limit how bad your decisions can be, and there is a cap on how good your decisions can be as well. मतलब अगर आपने पिछले कुछ ट्रेड्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या आपने वर्स किया और क्या आपने सबसे अच्छा किया, और उससे एक ग्राफ बन जाएगा। As a trader with 10 years of experience, it's no longer possible under any circumstance for you to think about a trade as rudimentarily as you did where you were 6 months in. From a performance standpoint, there is a proverbial stop loss limiting how bad decision you can make. आगे उन्होंने ग्राफ से भी समझाया है, उसको भी देख लेते हैं। And on the flip side, when you were a trader with 6 months experience, you couldn't wake up one day and suddenly think about a trade as well as a trader with 10 years experience. Sure, you could execute the same trade, but the decision making process to get there would be significantly different. The capacity to shrink 9.5 years of experience into one day doesn't exist. तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जो जिसको एक्सपीरियंस है 10 साल का, वो आप 6 महीने में नहीं निकाल सकते, तो इसको टाइम लगता है, और ये एक कर्व की तरह होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंच वॉर्म कम्स इन व्हेन यू लुक एट हाउ improvement happens over time. A bell curve is a static snapshot of your performance over a defined period of time and shows how frequently you were trading well, at average, or poorly. Improvement is forward movement of a bell curve over time, something an actual inchworm illustrates perfectly in the way it moves. Consistent improvement happens by taking one step forward from the front of a bell curve, where your A game becomes even better, followed by another step forward from the back where your C becomes less terrible. बेसिकली धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है, जो चीज़ आप अच्छा कर रहे हो उसको और अच्छा करना है, और जो चीज़ ख़राब कर रहे हो उसको थोड़ा कम ख़राब करना है। ओवर टाइम दैट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ योर रेंज मूव्स योर एंटायर बेल कर्व फर्दर टू द राइट ऑन द graph. At that point, your old C game disappears and your stop loss for poor decision making has moved forward. It's no longer possible for you
to make the trading errors or to think about the trade as you did at the previous level. जो पहले आप गलतियां करते थे अब वो नहीं करोगे. Your old B game becomes your new C game. Your new B game is now at the level of your old A game, and you have created the opportunity to find a higher level of performance that becomes your new A game. बेसिकली आपको लेवल अप करते जाना है धीरे धीरे. जैसे कि मान लो आप किसी में कोई ट्रेड लेते हो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जो जो मैं फॉलो करता हूँ. ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि इस रेंज को जब ब्रेक हो रहा है तो हम इस ट्रेड को लेते हैं. तो जनरली मेरी एवरेज विन होती है मान लो 20 पॉइंट्स की, जो कि मैं बुक कर रहा हूँ यहाँ पर, और जो मेरा लूजिंग है वो है 15 पॉइंट्स का यहाँ पर. तो क्या हो रहा है कि जो विनर्स हैं वो उसका एवरेज 15 आ रहा है, उसको हम इम्प्रूव करके 14 लाने की कोशिश करते हैं, और ये जो 20 है इसको 22 तक ले जाते हैं. ठीक है, धीरे धीरे करके होता है. फिर 22 से इसको कोशिश करो कि 25 तक जाए, और ये जो लूजिंग है इसको ले आओ 13 पे. एक एक पॉइंट का इतना डिफरेंस आता है ना एवरेज में, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है. वही ये समझा रहा है कि इफ़ यू फोकस ओनली ऑन front end improvement, as many traders mistakenly do, your range gets wider. As a result, a host of problems develop, including wild swings in execution, burnout, and the inability to maintain the high level of focus. Contrary to what many traders implicitly believe, your backend doesn't automatically move forward because the front end did. To counter this, you must consistently focus on backend improvement, especially when you reach a new peak in your ability. Some traders instinctively try to fly too close to the sun and then push the front edge as far as they can. They end up looking greedy and getting burned by a big drawdown. These huge missteps can be avoided by understanding how back-end weaknesses trip you up. Instead of continuing to push higher and higher, focus on correcting your current greatest weakness as well. Consistently, that moves the back end of your bell curve forward and allows you to take a further step forward from the front without increasing your risk of blowing up. मतलब धीरे धीरे आपको अपने मिस्टेक्स को बेटर करते जाना है, तभी जाकर ये हो पाएगा. Everyone wants to be at their best more often and improve faster. The inchworm concept helps you to get honest and clear about your weak points in an organized way. When you are well prepared, you can guarantee improvement every day. Your capacity of learning, the key to fast improvement, will be at its peak. The cause of variation. As long as you are trading, you will always have aspects of your performance that represents the peak of your ability and the flip side, your worst. Always. Perfection isn't possible over a large number of trades because the definition of perfection continues to evolve. There are times when your sense of the market is spot on and you make phenomenal decisions, and other times you don't. Trading is a dynamic profession that constantly becoming more competitive. This means that the definition of perfection or even just solid performance is a moving target. मतलब ट्रेडिंग में परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग एक इवॉल्विंग वर्ल्ड है और चीज़ें यहाँ पे चेंज होती रहती हैं. As long as your performance evolves, that means you are learning. And if you are learning, there will always be a range in the quality of your decision making. Variation also exists because as humans we are highly dynamic, and there are a large number of variables that impacts us, including whether we got enough sleep, exercise, ate right, felt physically healthy and emotionally stable, etc. Now add to that the complexity of the financial markets. Not only are you continually figuring out how to the best play the game, but the game can change at any moment. Each individual area causes variability. The key is to solve for as many of those variables as you possible can and reduce the amount of variation in your performance. मतलब जितने ज़्यादा वेरिएबल्स मार्केट में है ना, उतना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे. हमारा गोल ये है कि हम रिड्यूस कर सकें
हमें अच्छी स्लीप मिले, अच्छा एक्सरसाइज करें, अपने लाइफ को बैलेंस करके रखें, तभी जाकर आप इस गेम में सक्सेसफुल हो सकते हो। Inchworm forces you to define the different levels of your range and identify the variables that influence your performance in explicit and detailed terms. For example, those traders who take physical health as seriously as other professional performers, such as athletes, can more consistently stabilize their performance. Their inchworm becomes narrower. By identifying causality, you gain control over distinct variables that were previously beyond your scope. This book is intended to do that from an emotional standpoint, narrowing the variation that exists within your emotional ups and downs. For the more statistically minded, I want to point out that the discussion of the bell curve is meant to be illustrative and not perfectly accurate. Depending on the data set, your bell curve could easily be skewed to the right by a higher frequency of peak level decision making, or the left from a large sample of poorer decisions. If you are killing it for 6 months in a row, the average would skew right and there would be a flatter tail to the left. But the flip side can also be true. When you are in a prolonged slump and performing poorly, the curve would skew left toward your C game. Even though your curve may be skewed, the concept still applies. Define your range with A to C game analysis. मतलब आपको एक रेंज डिफाइन करनी है कि कब आपके बेस्ट परफॉर्मेंस हुई और कब आपकी वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई, उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेट क्या था. Imagine being given a superpower that allows you to see where exactly the line is between variance and your skill. It's not one they would ever make a movie about, but as a trader, it would be pretty valuable. Suddenly, you would have the ability to always know your real edge. A power like that would take a lot of the uncertainty out of trading and make your confidence much more stable on days when you got crushed, but upon reflection wouldn't change your decisions. You wouldn't feel as bad as you do normally. On the flip side, on days where you make an insane amount of money, but they resulted from a series of errors you made that happened to work out, you wouldn't feel as good. मतलब अगर आपके कोई एरर से ही आपको पैसे मिल रहे हैं, तो फिर आपको अच्छा कैसे लग सकता है. तो इस वजह से यही कह रहे हैं कि obviously no one has this power, but the idea of having a more objective way of evaluating your skill is appealing, isn't it? When you have a clearer way of knowing how you are trading in real time and day to day, you can focus less on P&L and more on process and execution. You can tolerate short-term ups and downs a lot better, especially in a drawdown or a rush, and your emotions will be more stable. The A to C game analysis is one of the centerpieces of my system because it delivers those benefits. The tool is straightforward and can use the details you gathered mapping your problems. Essentially, you identify the key description of each level and separate your mental game from your tactical skills. आगे इन्होंने एक सैम्पल भी दिखाया है कि कैसे इस चीज़ को करना है, A to C गेम एनालिसिस कैसे करनी है. So थोड़ा जूम करके देखते हैं ताकि समझ में आ सके कि ये है क्या. तो इसमें कह रहे हैं कि मेंटल गेम क्या कहता है कि सी गेम आपका कब रहता है, वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा जब आप ट्रेड ले रहे हो. डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, हेजिटेटिंग है या फोर्सफुल ट्रेड ले रहे हो, पेशेंस नहीं है, निगेटिव सेल्फ टॉक है, ट्रेडिंग पीएनएल देख रहे हो. ए गेम क्या है? वेरी रिलैक्स्ड, डिसिसिव, पेशेंट, कॉन्फिडेंट. बी गेम में ओवर थिंकिंग, लूजिंग फोकस, लुकिंग एट पीएनएल, रिएक्टिंग स्लोअर. ये सब है जो सी गेम, बी गेम और ए बी गेम में होता है. तो ये आपको नोट करना रखिएगा कि कब ऐसा होता है. बाकी अगर अब नीचे चलें टैक्टिकल स्किल में, तो उसमें क्या होता है कि आप मतलब जब वर्स परफॉर्म करते हो तो प्राइस को चेस कर रहे हो. तो आपको प्राइस को चेस नहीं करना होता, आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझना होता है. डायरेक्शनल मूव्स में फंसे रहते हो, यहाँ पर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है. कटिंग ट्रेड्स टू सून बिकॉज आई वांट टू गेट पेड, मतलब बस पैसा निकल जाए, आज का हो जाए ये. लेकिन यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से आप बुक करते हो.
डिडंट फॉलो द लॉस लिमिट रूल्स, लेटिंग प्राइस कम टू मी, ठीक है। मेकिंग इम्पल्सिव ट्रेड्स बिकॉज आई एम ओवर रिएक्टिंग, सीइंग ट्रैप ट्रेडर्स, स्केलिंग विदाउट प्लानिंग टू प्राइस गोइंग अगेंस्ट मी, नो गुड रीड ऑन वोलेटिलिटी। अब ये सारी चीज़ें अगर आप इसको समझ जाओ कि आपको यहाँ से यहाँ आना है, कि आपको प्राइस चेज नहीं करना, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग्स रखनी है, ऊपर नीचे बार बार बाई सेल नहीं करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जल्दी प्रॉफिट नहीं बुक करना है, आपको सही लोकेशन पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए, प्राइस को अपने पास आने देना है, स्टॉप लॉस का रूल फॉलो करना है, यहाँ पर लिखा है नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पर फॉलो करना है रूल। इम्पल्सिव ट्रेड्स लेने हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग फंस रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप सी गेम को ए गेम पे ले आओ तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बेटर हो जाएगी। तो आई होप वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को और ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे वीडियो के अगले पार्ट में जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।